जी क्लास अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन सेशन 2। और हम यहाँ पर मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर लूँ, तो आपको मैं एडमिट भी करता रहूँ जो स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिट हो रहे हैं। बल्कि मैं अभी पहले इनको एडमिट कर लूँ, इन तमाम स्टूडेंट्स को। ओके क्लास, आप जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, मैं बस थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ आप स्टूडेंट्स का, और मैं आपसे स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। और एक तो डियर, आप लोगों को का काम मुझे करना पड़ रहा होता है। आपको मालूम है कि आपको अपना माइक म्यूट रखना है, तो मुझे अब जाकर ये सारे काम दोबारा से खुद करने पड़ रहे होते हैं। प्लीज़ आप लोग देख लिया कीजिए, जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप अ, अपने माइक म्यूट कर लिया कीजिए। ठीक है सागर, आपका हर दफ़ा ऐसे ही होता है, मैं आपको हर दफ़ा बता रहा होता हूँ। प्लीज़ इन चीज़ों को देख लिया करें। तज़ीन, आपका भी इस बार म्यूट नहीं था, ठीक है, आपने कर लिया, थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। और आइंदा भी देख लिया कीजिएगा, इंशाल्लाह सही रहेगा। तो क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे कि हमारे इस आंसर में, सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है। वी नो दैट फॉर लॉग लीनियर डिमांड फंक्शन, इसको लॉग लीनियर भी कहा जा रहा है, हम पहले कह रहे थे ना नॉन लीनियर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉग लीनियर, ठीक है। तो हमारे पास कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं, मैं उनको एडमिट कर दूं और फिर हम बात कंटिन्यू करते हैं। जी क्लास, तो हमारे पास बात हो रही है, वी नो दैट फॉर नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन द कोफिशिएंट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ वेरिएबल गिव्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड with respect to that variable, ठीक है। thus the elasticity of demand for raincoats with respect to rainfall is, अब हम रेनकोट की बात रेनफॉल के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं ना, अभी सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास बीटा आर जो है वो 3 है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास दी गई है। मैं और भी एडमिट कर दूँ, ये स्टूडेंट्स और भी थे, और उससे पहले हमने जो डिस्कस किया था क्लास, मैं आपको स्क्रॉल करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह से बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एल एन की बात हो रही है, लॉग, और ये इक्वेशन हमारे पास थी। तो हम यहाँ पर, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और अपनी एग्जाम्पल की तरफ वापस आ रहा हूँ। सॉरी, ये 3-4। तो क्लास हमारे पास यहाँ जो बात हो रही है वो ये थी, हमने जो भी डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर फर्दर मोर ई क्यू एक्स आर, अब हम यहाँ पर बी आर, ये हमें मालूम है कि 3 है। अब हम यहाँ पर इन वैल्यूज के साथ इसको यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये बीटा आर इज इक्वल टू दिस थिंग। तो आपको याद है ना, मैंने अल्फा आर की आपको बताई थी, अल्फा की बात बताई थी। तो इस तरह से हमारे पास बीटा आर जो है वो हमारे पास ये चीज़ है, ये ऊपर हमने डिफाइन कर दिया था। तो अगर हम यहाँ पर ये लिखें बीटा आर की जगह पर 3, जो यहाँ पर आपको 3 लिखा नजर आ रहा है, 3 लिखें, और हमारे पास ये जो डेल्टा आर, ये जो हमारे पास चेंज आ रहा है, वो क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास अगर 10% बढ़ जाती है तो डेल्टा का मतलब है चेंज। तो हमारे पास कितने परसेंट रेनफॉल चेंज हो रही है, 10%, ठीक है। बीटा आर ये हमारे पास आ गया, तो कितने परसेंट चेंज आ जाएगा हमारा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स में। ऐसे ही है ना, इसको पढ़ेंगे, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, ये सारी चीज़ को ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व हुआ है। सॉल्विंग दिस इक्वेशन यील्ड्स आंसर इज 30। आप देख रहे हैं ना, 10 जब यहाँ पे जाएगा लेफ्ट साइड पर, जो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 30।
In other words, the 10% increase in rainfall will lead to a 30% increase in the demand of raincoats. देखिए हमारे पास कैलकुलेशन आ गई। तो इसका मतलब 30% का मतलब है कि अगर कोई कंपनी रॉ मटेरियल परचेज करती थी 10 लाख का, तो उनको इस वक्त 13 लाख का करना है। और 13 लाख में एक अच्छा खासा मटेरियल जब आएगा, अगर वो नहीं लेंगे तो इसका मतलब उनकी सेल्स कंपैरेटिवली कम हो जाएंगी, नुकसान हो जाएगा। तो ये इस एनालिसिस का मतलब ही ये था। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ द डिमांड फॉर रेनकोट्स ऑफ ए 10% रिडक्शन इन एडवर्टाइजिंग स्पेंड ऑन गुड वाई। दूसरी बात क्वेश्चन में लिखी भी थी ना कि अगर हमारी 10% गुड वाई की एडवर्टीजमेंट हम रिड्यूस कर दें, अभी तो हमने गुड एक्स की बात की है, ठीक है ना, ये ऊपर लिखा हुआ गुड एक्स, अब हम गुड वाई की बात करें। अगेन नोट दैट फॉर लॉग लीनियर डिमांड फंक्शंस each coefficient gives the elasticity of demand with respect to the variable। ठीक है, तो हम इलास्टिसिटी ऊपर फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं, ये नहीं भी लिखा होता तो कोई हर्ष की बात नहीं है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम इलास्टिसिटी की ही बात कर रहे हैं। Thus, the elasticity of demand for raincoats with respect to advertising directed toward goods Y is तो ये हमारे पास -2, बीटा ए जो है हमारे पास -2 हो गया। एडवर्टीजमेंट की बात आ रही है तो -2, और ये हमारे पास वही फॉर्मूला उसी तरह से। अब यहाँ पर क्योंकि हम रेनफॉल के बजाय हम यहाँ पर एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं और वो भी प्रोडक्ट वाई की, तो इसलिए हम कैपिटल ए और वाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास बीटा ए -2 गिवन था, और हमारे पास यहाँ पर -2 यहाँ लिखा, -10 इसलिए लिखा क्योंकि पहले हमारे पास रेनफॉल बढ़ने की बात हो रही थी, मतलब +10 की बात हो रही थी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर अब एडवर्टीजमेंट कम होने की बात हो रही है, तो इसलिए हमने -10 कर दी, ठीक है। 10 को -10 ही लिखना है, सिर्फ 10 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जब बात की जा रही होती है इंग्लिश सेंटेंस में, तो वहाँ कहा जा रहा होता है कि 10% रिडक्शन हो गई, तो 10% रिडक्शन की हमें बात नहीं करनी है, हमें यहाँ पर -10 लिखना है। 10 सिर्फ नहीं लिख देना, गलती हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे 10 माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या आया जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था 20, ठीक है। तो हमारे पास क्या नजर आया, सॉल्विंग दिस इक्वेशन यील्ड्स परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी demanded of X good is 20%. In other words, the 10% reduction in advertising directed towards good Y yields to a 20% increase in the demand for raincoats. अच्छा, ये इंक्रीज की बात कैसे हो गई, क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर है, 20 पॉजिटिव है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम 20% प्रोडक्ट वाई की एडवर्टीजमेंट कम कर देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट एक्स की डिमांड 20% बढ़ जाएगी, ठीक है, 20% बढ़ जाएगी। परहैप्स गुड वाई इज अम्ब्रेलास, तो ये इनको पता नहीं कि गुड वाई क्या चीज़ है। गुड एक्स का तो पता था ना कि वो रेन कोट्स थे, तो ये अंदाजा के लगा रहे हैं कि ठीक है, अंदाजा कर लो कि ये गुड वाई जो है शायद अम्ब्रेलाज होंगी, तो उनकी सेल्स, एडवर्टीजमेंट कम होगा तो रेन कोट्स की सेल्स बढ़ जाएंगी, डिमांड बढ़ जाएगी। फॉर वन would expect the demand for raincoats to increase whenever fewer umbrellas advertisements are made। तो जब भी हम अम्ब्रेला की एडवर्टीजमेंट्स अगर कम करेंगे तो हमारी रेनकोट की डिमांड बढ़ जाएगी। अपना सा कोई चीज़ बताऊँ, एक बात ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास किसी वजह से रॉ मटेरियल मार्केट में कम आ रहा है या महंगा मिल रहा है, तो आप कहते हैं यार कि मुझे अम्ब्रेला की प्राइस तो बढ़ानी नहीं है, और मैं ऐसा करता हूँ कि जितने एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं उतने ही एडवर्टीजमेंट कर दो, बाकी कस्टमर्स को डिविएट करो, मोटिवेट करो कि वो हमारी प्रोडक्ट एक्स को परचेज कर लें। तो इससे हमें एक और भी बात पता लग रही है कि अगर हम किसी एक प्रोडक्ट वाई की अगर एडवर्टीजमेंट कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम करेंगे तो क्या होगा, हमारी प्रोडक्ट एक्स ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई क्लास आपको बात। मैं आपसे 1 मिनट का अजान ब्रेक लेता हूँ।
जी क्लास में कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ से क्विट करने से पहले मैं चैट को भी देख लूँ कि आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्लास हमारे पास ये देखिए आपके पास, ये देखिए -2 ये लिखा हुआ है। आपने पूछा ना कि -2 हमें कैसे पता लगा, तो ये आपके एडवर्टीजमेंट में यहाँ पर -2 ये लिखा हुआ है। जैसे हमारे पास अभी वो 3 की बात हो रही थी ना, रिंग की वजह से, तो हमने 3 यहाँ से ये पिक किया था। ये हमारे पास 3 लिखा हुआ है, तो हमने वहाँ पर 3 यूज कर लिया था। बीटा आपको पता ना, एन के लेफ्ट पे क्या था, बीटा आर, यहाँ पे बीटा ए लिखा हुआ है, तो ये -2 यहाँ से हमने पिक किया था। ये हमारे पास गिवन था, मतलब जब इक्वेशन ही गिवन है तो हमने वैल्यू को पिक कर लिया। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ बीटा आर 3, और इसी तरह से हमारे पास बीटा ए, जो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड बात हो रही है, उसके कोफिशिएंट जो लिखा हुआ है एल एन की लेफ्ट साइड पे, वो -2 था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसमें क्या बात हो रही है। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास हम यहाँ पर आए थे इन 2 एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने के लिए, और हम वापस जा रहे हैं। इनफैक्ट अगला टॉपिक आपके पास शुरू हो रहा है, रिग्रेशन एनालिसिस, जो हम में इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बाद में कभी होगा तो देख लेंगे। तो ये चैप्टर हमारे पास जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ये हमारा इस वक्त एंड हुआ, और ये हमारी डिस्कशन थी यहाँ पर, आपको पता है। इसके बाद हम डेमोन्स्ट्रेशन 3.4 को यहाँ पे एंड कर रहे हैं, इस चैप्टर को। और अब हम बात शुरू कर चुके हैं, इस वक्त करने जा रहे हैं चैप्टर 5, द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कॉस्ट्स। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको प्रीवियस टॉपिक, प्रीवियस चैप्टर समझ में आ गया होगा। और जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के, आपको मैं यहाँ पर लिंक्स भेज दूंगा गूगल ड्राइव के। वैसे तो मैंने ऑफिशियली डिपार्टमेंट में भेज दिए थे, और डिपार्टमेंट ने शायद आपसे शेयर कर लिए होंगे, लेकिन मैं इस क्लास के बाद आपसे वो शेयर कर लूँगा, ताकि आपको वो चीज़ें भी मिल जाएं और फिर आप उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। और अगर आप 1 मिनट रुकें तो मैं आपको अभी बताऊं। आप बस 1 मिनट वेट करें, मैं आपको अभी एक चीज़ जी क्लास मैंने आपको सेंड कर दी है, आपको आपके सेल फोन्स पर मिल गए होंगे। और आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कर चुके हैं इस ग्रुप को ज्वाइन स्टूडेंट्स। आपको ये सब लिंक्स जो आपको मैं पहले भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, इस वक्त मैंने दोबारा से प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। और लिंक्स का मतलब आपको पता होता है कि गूगल ड्राइव के ही लिंक हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ से इनको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसलिए कि लिमिटेड स्पेस होती है, और लिमिटेड स्पेस होने की वजह से फिर स्पेस को फ्री करने के लिए वहाँ से इन फाइल्स को फिर डिलीट कर दिया जाता है। तो फिर ऐसा ना हो कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम या इश्यूज हो, तो इसलिए आप इन चीज़ों को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है क्लास। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। चैप्टर 5 हमारे पास है, द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कॉस्ट्स।
पहले तो हम बात कर ले कि हम ये चैप्टर है क्या, हम इसको पढ़ने क्यों जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है। जैसे आपको मैं अभी बता रहा था कि आपने भी एग्जांपल्स देखी, उन एग्जांपल का मेन मकसद था क्या, कि बीइंग अकाउंटिंग फाइनेंस एंड कॉमर्स प्रोफेशनल, आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आप उनको किस तरह से अपनी नॉलेज से फैसिलिटेट करेंगे। आप उनको बताएंगे ऑनर को या कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कि उनको कितनी एडवर्टीजमेंट बढ़ानी है, कितनी कम करनी है, कौन सी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ेंगी कम होंगी। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को उनको बता सकते हैं। तो बीइंग इकोनॉमिस्ट आप उन चीज़ों को बता रहे होंगे। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। द प्रोडक्शन फंक्शन beginning by describing the technology available for producing outputs. Technology summarizes the feasible means of converting raw inputs such as steel, labor, and machinery into an output such as an automobile. हम कभी कभी बात करते रहे ना पहले पिछले एग्जांपल्स में कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है या बहुत सारे हमारे पास इंडस्ट्रीज होती हैं, सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो उसमें स्टील, लेबर और बहुत सी और जो इनपुट की चीज़ें होंगी उससे ऑटोमोबाइल बनती है। रबर से टायर्स बनते हैं, प्लास्टिक से लाइट्स बनती हैं, बहुत सी और चीज़ें हैं, ग्लास से आपके फ्रंट स्क्रीन बनती है, बाकी तमाम पेंट किया जाता है, आयरन से आपके पास या और सब बहुत सारी मेटल्स होती हैं। आपको बताऊं कि आपका जो गाड़ी का इंजन होता है वो आयरन का बना हुआ नहीं होता है, लोहे का नहीं होता है। ठीक है, वो एक अलग स्पेशल मटेरियल होता है, उससे बनता है। अच्छा, बात इस वही टॉपिक नहीं है, आगे चलते हैं। फर्स्ट एनालाइज फर्स्ट एनालिसिस कंसिडर्स a production process that utilizes two inputs, कैपिटल जिसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे एंड लेबर जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड प्रोड्यूस आउटपुट क्वांटिटी जिसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्लास हमारे पास ये तीन, आपको पता है कि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम आमतौर पर अपनी डिस्कशन में लेकर आते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, लेकिन हम अपनी डिस्कशन को, फार्मूलाज को बिल्कुल आसान आसान करने के लिए बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ रहे हैं और फिलहाल हम देख रहे हैं कि हमारे पास कैपिटल और लेबर अगर दो ही इनपुट्स हैं और आउटपुट क्वांटिटी भी है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, आसान आसान सी बातों से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे आपने देखा था अभी कि आपकी जो पिछली चैप्टर की दोनों एग्जाम्पल्स जो अभी हमने बुक में जाके पढ़ी हैं कितनी आसान थी, लेकिन थोड़ी समझने वाली है कि कहाँ आंसर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है। लेकिन कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको कैलकुलेशंस करने के लिए कह दिया है या कोई और बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ प्लस माइनस की बातें हो रही हैं, लेकिन बस थोड़ा सा समझने वाली बात थी और इंशाल्लाह आपको आपने सुन भी लिया है और आप उन चीज़ों को देख भी लेंगे। ओके, मैं एक मिनट आपकी चैट में देख लूँ कि ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट। तो लेकिन क्लास में ये देख रहा हूँ कि जितने स्टूडेंट्स इस वक्त आप लोग ज्वाइन किए हुए हैं, मतलब कितने स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे पास 16 है। तो अब अगर दो सेक्शंस हैं तो बाकी स्टूडेंट्स क्या अभी आज उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, क्या हुआ, ज्वाइन कर लेना चाहिए था। तो 12, वो भी वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर जो हमारे पास इस वक्त है, उसको भी बाद में देख सकते हैं, लेकिन अटेंडेंस के इश्यूज फिर आ सकते हैं। बहरहाल हम अपना काम करते हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं है वो उनका अपना मसला है। ठीक, अब प्रोडक्शन फंक्शन एक छोटा सा फॉर्मूला, यहाँ पर आपको ना छोटे छोटे फॉर्मूलाज नजर आएंगे जो कि इंतहाई आसान होंगे। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन दैट डिफाइंस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन सेट ऑफ इनपुट्स। अब गिवन सेट ऑफ इनपुट्स क्या है इस वक्त हमारे पास? कैपिटल होगी, कैपिटल एक के, और लेबर कैपिटल एल की बात हो रही है, तो ये हमारे पास इनपुट्स हो जाएंगी। तो इनको हम कितना मैक्सिमम कर अपनी अमाउंट के लिए क्या कर सकते हैं, हमें अगर मैक्सिमम अमाउंट चाहिए है आउटपुट की तो हम इन पर क्या काम करें। मैथमेटिकली द प्रोडक्शन फंक्शन इज Q इज इक्वल टू, अब आप समझ गए होंगे Q का मतलब क्या है, क्वांटिटी आउटपुट इज इक्वल टू F, F मींस फंक्शन, और K और L इसका मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर क्लास, यहाँ पर दो तरह की बातें की जा रही हैं। पहला हमारे पास ये पॉइंट शुरू हो रहा है, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म डिसीजंस। तो शॉर्ट रन या लॉन्ग रन, शॉर्ट रन का मतलब होता है जो छोटे डिसीजंस होते हैं, कम टाइम ड्यूरेशन के होते हैं, कि हमें अभी फॉर एग्जांपल एक साल तक या एक साल से कम कम टाइम में हमें कौन से डिसीजंस लेने हैं। और लॉन्ग रन में हम आमतौर पे बात करते हैं कि एक साल से ज़्यादा और कई सालों में हमारे पास क्या क्या डिसीजंस आ सकते हैं, हमें क्या काम करना है। जी, मैं चैट में पढ़ रहा हूँ, उमेर लैला आपने कहा है, सर सना सलीम हमारी क्लासमेट है, लेकिन उसे जूम ऐप डाउनलोड करने में इशू है, दैट्स वाई शी डजंट अटेंड द क्लास। नहीं देखें, ये डियर उनको भी बता दीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है, कोई इशू है या नहीं है, वो सब चीज़ें रिजॉल्व करनी होती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप लोग ऑन कैंपस फेस टू फेस आपकी क्लासेस हो रही हों अगर, और आप यूनिवर्सिटी को ये कहें कि आज मेरे पास कोई कन्वेंस अवेलेबल नहीं थी, मुझे यूनिवर्सिटी लाने के लिए कोई मौजूद नहीं था, इसलिए मैं नहीं आई, तो मुझे एक्सक्यूज कर दीजिए, मेरी अटेंडेंस प्रेजेंट मार्क कर दी जाए, तो क्या यूनिवर्सिटी सुनेगी? वो कहती है आपका मसला है, हम तो ये देख रहे हैं कि आप हमारे पास मौजूद हैं कि नहीं है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स को अपनी प्रॉब्लम्स खुद रिजॉल्व करनी होती हैं कि वो कैसे होंगी, और किसी से हेल्प लेनी। घर में मुख्तलिफ बहन भाई मौजूद होते हैं, एल्डर्स मौजूद होते हैं, और कभी ऐसे इश्यूज हों तो आपको पता है कि हम जहाँ भी रहते हैं, हमारे घर जहाँ पर भी हैं, नज़दीक तरीन कोई भी कमर्शियल एरिया होता है जहाँ पे शॉप्स होती हैं, और वहाँ पे कंप्यूटर शॉप भी होती है। आप वहाँ जाएं, आपसे डाउनलोड करने के लिए, किसी भी तरह की हेल्प करने के लिए, कंप्यूटर की कोई प्रॉब्लम हो फिक्स करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 50-100 रुपये ले लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये कोई एक्सक्यूज़ होता नहीं है। ठीक है उम्मीद है आप उनको कन्वे कर दीजिएगा कि ये कोई एक्सक्यूजेस नहीं हुआ करते। बहरहाल हम आगे चलते हैं, और हमारे पास ये शॉर्ट टर्म की बात है, लिखा हुआ है द लेवल ऑफ कैपिटल इज जनरली फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में आपको पता है ना कि साल से अंदर अंदर हम कोई अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं या कुछ, अब हम क्वांटिटी आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे पास मौजूद है हम उसी को यूज़ करेंगे जो हमारे पास। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे पास लेबर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, या हमारे पास अगर हम ये प्लान करें भी तो आमतौर पर वो लॉन्ग रन में बातें आती है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 200 लोग काम कर रहे हैं तो हम इनको 500 लोग करना चाहते हैं, तो हम एकदम से रातों रात तो काम ऐसा नहीं कर लेंगे। हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, अगले साल से हम अपनी प्रोडक्शन को इतना कर लेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतनी है, अगले साल से हम इतनी कर देंगे। तो इसलिए हमारे पास शॉर्ट रन में आमतौर पर लिखा ना जनरली, तो जनरली के वर्ड की वजह से हम ये बात समझ लेते हैं कि आमतौर पे ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी चेंजेस आ भी सकते हैं। However, in the short run, automakers can adjust their use of inputs such as labor and steel. Short run में ऑटो मेकर्स मतलब कार बनाने वाले या बाइक बनाने वाले कंपनीज जो हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। सच इनपुट्स आर कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आपके पास एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई है इस डेफिनेशन में कि सच इनपुट्स आर कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है क्लास, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जब बात हुई है तो फौरन हमें दिमाग में ये बात आती है कि यार अगर ये फिक्स की बात हुई है तो फिर, सॉरी, ये वेरिएबल की बात हुई है तो फिर फिक्स कौन से होते हैं? ठीक है, तो फिर इसको हम देख लेते हैं। फिक्स्ड फैक्टर और फैक्टर्स आर द इनपुट्स द मैनेजर कैन नॉट एडजस्ट इन द शॉर्ट रन। वेरिएबल फैक्टर्स आर द इनपुट्स अ मैनेजर कैन एडजस्ट टू ऑल्टर प्रोडक्शन। वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास कोई रॉ मटेरियल है, थोड़ा सा ज़्यादा लेकर आ जाओ, कुछ कम लेकर आ जाओ। लेकिन जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, फिक्स का मतलब है हमारे पास हमारी मशीनरी, हमारी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फिक्स्ड हमारे पास एसेट्स हैं, इनको हम फौरन एकदम से बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो कंसर्न मैनेजर अगर जिन चीज़ों को बढ़ा सकता है वो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं, और जिनको फौरी तौर पर शॉर्ट रन मैंने आपको बताया था ना कि एक साल से कम कम की बात हो रही होती है, तो उसमें अगर नहीं हो सकता है तो उनको फिर हम फिक्स्ड की कैटेगरी में लेकर आ जाते हैं। इफ के स्टेरिक, इसको एस्ट्रिक भी कहा जाता है, एस्ट्रिक स्टेरिक, तो सही वर्ड एक्चुअली एस्ट्रिक है। इफ के एस्ट्रिक इज द फिक्स्ड लेवल ऑफ कैपिटल,
अगर ये हम इमेजिन करें कि ये फिक्स्ड है, द शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में बी रिटन एज क्यू एफ एल, सिर्फ इतना लिख लेंगे क्योंकि ये तो हमारे पास फिक्स हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा फंक्शन जिससे हमारी क्वांटिटी में फर्क आ रहा है, तो वो क्या होगा, सिर्फ एल मींस लेबर। ये कांस्टेंट एक्चुअली लिखा तो ऐसे जाएगा, लेकिन अगर हम फिक्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास फिक्स को हमने ऐसे एक्सक्लूड कर दिया, तो हमारे पास फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास था, ये फंक्शन हमारे पास है, दोनों में डिफरेंस किया है। इसको देखते ही आप क्या समझेंगे, इसमें के मौजूद नहीं है, मतलब कैपिटल मौजूद नहीं। इसका मतलब कैपिटल की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं ली जा रही। क्यों नहीं ली जा रही? क्योंकि उसको यहाँ पर शॉर्ट टर्म में फिक्स कंसिडर किया जा रहा है, इसलिए सिर्फ लेबर को डिस्कस किया जा रहा है और कैपिटल को डिस्कस नहीं किया जा रहा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब क्लास हमारे पास तो एक टेबल है, द प्रोडक्शन फंक्शन, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हो। कॉलम 1 में के एस्ट्रिक लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, नीचे मत पढ़ें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें। क्या हुआ, अभी आपने पढ़ा है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है ना, आपने बिल्कुल सही रिकॉल कर लिया अपनी मेमोरी को कि के एस्ट्रिक का मतलब है, और नीचे लिख भी दिया है फिक्स इनपुट कैपिटल, और ये गिवन हमारे पास है। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स होते हैं या टेबल हमारे पास गिवन या डेटा गिवन होता है, तो ऐसे एग्जांपल्स में हमारे पास या ऐसे क्वेश्चंस में के एस्ट्रिक मतलब फिक्स्ड अगर गिवन है तो ये 222 ही आपको नजर आ रहा है। ठीक है, एल मींस लेबर, वेरिएबल इनपुट लेबर, ये भी आपके पास गिवन होता है क्वेश्चन में। अब हमने कहा कि हमारे पास लेबर नहीं है, या 1 लेबर है, 2 है, और करते करते हमने 11 लेबर तक इसको चेक किया। ठीक है, अब हमारे पास डेल्टा एल, चेंज इन लेबर, डेल्टा ऑफ कॉलम 2, ये कॉलम 2 लिखा हुआ है, हम इस कॉलम का डेल्टा ले रहे हैं। जीरो को हम अगर प्रीवियस से माइनस करें, प्रीवियस तो कुछ था ही नहीं, तो आंसर कुछ भी नहीं आएगा। 1 माइनस जीरो, आंसर इज 1, कहीं भी देख लें। 5 माइनस प्रीवियस, आंसर इज 1, क्योंकि यहाँ पर 1 1 का इंक्रीमेंट है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर 1 का ही चेंज आ रहा है। ठीक है क्लास, तो परसेंटेज, सॉरी नॉट परसेंटेज, हमारे पास डेल्टा एल, तो हमारे पास जो चेंज आ रहा है वो ये आया। इसके बाद क्यू है आउटपुट, ये भी गिवन आपके पास है। अच्छा, आपने देखा कि कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 4 गिवन है, कॉलम 3 गिवन नहीं था, ये आपने कैलकुलेट किया है। गिवन का मतलब ये डेटा आपके पास पहले से मौजूद होगा। अब क्यू मतलब आउटपुट, हमारे पास जीरो अगर लेबर है, देखिए फिक्स इन्वेस्टमेंट तो हुई भी है ना, वो तो जीरो लेबर पे भी हुई हुई है, हमने काम शुरू नहीं किया लेकिन हमारे पास फिक्स इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, तो हमारे पास आउटपुट क्या होगी, जीरो। इन्वेस्टमेंट वही है, फिक्स इन्वेस्टमेंट, लेबर 1 है, तो हमारे पास आउटपुट 76 हो गई, 2 से हमारे पास इतनी हो गई। अब इस वक्त ये क्वेश्चन नहीं है क्लास कि हमारे पास 76 का डबल तो 152 होना चाहिए था, ये 248 कैसे हो गया। तो ये बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास एक लेबर से जब 2 लेबर होते हैं, तो जैसे हम कहते हैं ना 1 और 1 11, तो बहुत दफ़ा काम जब टीम वर्क में होना शुरू हो जाता है वो डबल से भी आगे चला जाता है बहुत सी दफ़ा। जैसे आप देख रहे हैं कि 2 से जब एक लेबर हमारी बढ़ी 3 हो गई, तो ये नहीं कि इसको थोड़ा बढ़ना चाहिए था, ये आप देखें इसे डबल के नज़दीक पहुंच गए। ठीक है, तो इस तरह से फिर हमारे पास इन चीज़ों में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। बहरहाल हम इस पे डिबेट में नहीं जाना कि ये क्या आ रहा है, ये क्योंकि गिवन डेटा है, तो हमें ये पता लगा कि कॉलम 4 हमारे पास गिवन डेटा है। और प्लस मेरे पास मैसेज आ गया कि आपका ये सेशन 2 भी 30 मिनट्स हो चुके हैं, लास्ट 10 मिनट्स रह गए हैं हमारे पास। अच्छा, तो हमारे पास ये गिवन है। अब कॉलम 5 आपको क्या कह रहा है, कॉलम 5 कह रहा है कि MPL कैलकुलेट करें। अब MPL क्या चीज़ है, ये है डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा एल, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा एल। अब डेल्टा एल इस का डिफरेंस आप लेंगे, एक कॉलम यहाँ पे और कैलकुलेट होना चाहिए था डेल्टा क्यू के नाम से, क्योंकि डेल्टा एल हमने कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा क्यू होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली कर दिया। लेकिन आप कैलकुलेट कीजिएगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो मार्जिनल प्रोडक्ट MP, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इसमें डेल्टा फोर्थ कॉलम का डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ कॉलम 2। अब क्लास देखें, अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं, तो
कॉलम 4 का डेल्टा क्या होगा, 248 माइनस 76, 172 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, ये 172 आपके पास आएगा। और डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ कॉलम 2 जो कि 1 है, इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस करने के बाद आंसर आया था 172 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 172, तो ये 172 ही रहा। ठीक है, कभी कभी होता है क्वेश्चंस में चेंज आ जाता है, वो कहते हैं कि हमने लेबर 1 यूटिलाइज की, लेबर 2 की, फिर हमने लेबर 10 कर दी, 11 की, 12 की, फिर हमने 40 कर दी, 45 कर दी, 100 कर दी। तो इस तरह से डिफरेंट चेंजेस आ सकते हैं, तो वो चेंजेस फिर हमारे पास डेल्टा के फॉर्म में यहाँ पे भी अपीयर होंगे। लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पर कॉलम 2 में क्योंकि लेबर एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसलिए कॉलम 3 आपके पास 1 1 1 ही नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ माइनस हमने किया, डिवाइड बाय 1, तो आंसर 1 आ गया। अब क्लास हमारे पास कॉलम 6 की बात आती है। कॉलम 6 में कहा जा रहा है एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैसे कैलकुलेट की जाती है, जितनी भी क्वांटिटी हमारे पास प्रोड्यूस होकर आउटपुट मिली है डिवाइड बाय लेबर, तो ये क्या कहलाएगी, एवरेज प्रोडक्ट। ये लिखा हुआ है एपी, एवरेज प्रोडक्ट, और एल ये था मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये है एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, इसमें आपको फिर भी बता दिया गया है कि आप क्या करेंगे, कॉलम 4 डिवाइड बाय कॉलम 2, ये ब्रैकेट में कॉलम नंबर लिखा हुआ है ना, कॉलम 4 डिवाइड बाय कॉलम 2, इसको देख लेते हैं। 248 डिवाइड बाय 2 हमें क्या नजर आएगा, ये देखिए इसको आधा करते हैं तो 124 नजर आएगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम 5 डिनोमिनेटर में रखें और न्यूमिनेटर में ऊपर रखें 1100, तो हमें क्या आंसर नजर आएगा, 220। ठीक है क्लास, तो इस तरह से हमारे पास ये कैलकुलेशन परफॉर्म हो गई। तो हमें क्या नजर आया कि हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या नजर आ रही है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या नजर आ रही है, तो 2 कॉलम्स हमें कैलकुलेट करने थे यहाँ पे। अब प्लस हमारे पास यहाँ पर बहुत से एनालिसिस भी किए जा रहे होते हैं, वो भी हम आगे चल के देखेंगे कि हमारे पास देखें कि यहाँ पर एक सिचुएशन हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर में नजर आया था कि आंसर आना शुरू हुआ इस कॉलम में 316, मतलब ये हमारे पास मार्जिनल, फिर ये यहाँ पर आकर उतना ही रिपीट हुआ, फिर यहाँ से कम होना शुरू हो गया। क्या हम हर एक इंक्रीमेंट करने पर एक लेबर या वेरिएबल वैल्यू इंक्रीज करने से हमारे पास हमें कम फायदा मिल रहा है, और करते करते ये कम होकर 0 हो गया। यहाँ हमें नजर आ रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली हमें तो नुकसान होना शुरू हो गया। तो हमने आज क्या पढ़ा था कि हम तो ये चाहते हैं कि हम मैक्सिमम की तरफ कैसे जाए। ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट की तरफ कैसे जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमारे पास एवरेज में नजर आ रहा है कि 220, 316, और 316 के सामने क्या नजर आ रहा है, 220 और 236। उसके बाद फिर हमारे पास ये एवरेज थोड़ी अभी बढ़ भी रही है, लेकिन हमारे हर यूनिट या वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करने से हमारी वैल्यू कम होती चली जा रही है। तो हम यहाँ पर इन दोनों का जो सिमिलर वैल्यूज आ गई हैं, मतलब हाईएस्ट वैल्यू पे आके हम रुक जाते हैं, तो हम यहाँ पे रुक जाएं या यहाँ पर रुक जाएं, तो हमें इस पर रुकने का फायदा है या इस पर रुकने का फायदा है। इस पर रुकने का इसलिए फायदा है, कम से कम हमारे पास एवरेज तो बढ़ रही है ना। अगर एवरेज बढ़ रही है लेकिन यहाँ पर हमारे पास 292 पर मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो रही है, मतलब हमारे पास एक्सपेंस बढ़ गया, अखराजात बढ़ गए, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, ऐसी तमाम बातें आ जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इन दोनों जो हाईएस्ट वैल्यूज हैं, अगर किसी डेटा में सिर्फ एक ही हाईएस्ट वैल्यू आ रही हो इत्तेफाक से, तो फिर हमारे पास उस वैल्यू पे ही हम रुक जाएंगे कि हमें इतनी लेबर से, मिसाल के तौर पर अगर ये वैल्यू सिर्फ 316, ये वाली पहली वाली 316 हाईएस्ट वैल्यू होती, तो हम यहाँ पर कहते कि हमें इनपुट, वेरिएबल इनपुट जो लेबर की बात करनी है, वो 5 लेबर से ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। लेकिन हमारे पास क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम हैं, 2 हाई वैल्यूज हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास एवरेज कहाँ पे ज़्यादा है। तो फिर हम एवरेज जहाँ ज़्यादा है तो हम कह देते हैं कि हमारे पास जहाँ लेबर 6 तक की बात हो जाएगी तो ठीक है, हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल रही है, लेकिन हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो ये कैलकुलेशंस टेबल्स हमारे पास आते रहते हैं, और ये जो डेटा होता है, आपको बताऊं कि ऑर्गेनाइजेशन में हर काम का एक डेटा प्रिपेयर होता है। मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय
इस एग्जांपल के मुताबिक एक एम्प्लॉय आया होगा तो उसकी तमाम कैलकुलेशंस रीड की होंगी, कितनी आउटपुट मिल रही है, क्या काम हो रहा है, फिर 2 हुए थे, 3 हुए, 4 हुए, और करते करते फॉर एग्जांपल 11 तक भी चले गए और हमारे पास ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आ गए। तो फिर बीइंग अकाउंटिंग एंड प्रोफेशनल कंबाइन करके कहें तो आप कॉमर्स प्रोफेशनल ने क्या कहा कॉमर्स प्रोफेशनल ने ये कहा कि हमें नज़र आ रहा है कि हमारी आउटपुट बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली हमें जो अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वो लेबर 6 के बाद हमें अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है प्रोपोर्शनली, इसलिए हमें इसके बाद ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, फिर जब आप अपने प्रोफेशनल एनालिसिस करने के बाद ऑनर से डिस्कस करते हैं, तो यही वो चीज़ें होती हैं जिनको फिजिबिलिटी स्टडी में इंक्लूड किया जाता है और देखा जाता है कि कौन सी चीज़ फिजिबल है, कितनी आउटपुट लेना या कितना वेरिएबल इनपुट को बढ़ाना हमारे लिए फिजिबल है और कहाँ फिजिबल नहीं है। जब हम कहते हैं कि फिजिबिलिटी, इसका मतलब ही यही है कि क्या चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है और कहाँ नहीं है। जहाँ नहीं होती है वहाँ पे वी स्टॉप दैट थिंग। ठीक है क्लास, आई होप आपको ये टेबल 5-1 समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा था। इसके बाद हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। हम प्रोडक्टिविटी को मेजर करते कैसे हैं? पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इज द determination of the productivity of inputs, determination of the productivity of inputs। जितनी भी inputs हमारे पास हो रही हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, उनका हमें पता होना चाहिए। used in the production process, as we will see, these measures are useful for evaluating the effectiveness of the production process। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में इनका क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले होता है इन तमाम इनपुट डिटेल्स का, जिनको हम आमतौर पे वेरिएबल्स कह देते हैं, तमाम वेरिएबल्स का, तो इसलिए उनका जानना, उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर मेकिंग इनपुट डिसीजंस दैट मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, हमारा मेन कंसर्न ही यही है डिसीजन मेकिंग का कि हम प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें। तो हम, ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन सी बातें इंक्लूड होती हैं। नंबर 1, हम कैसे मेजर कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को। नंबर 1, टोटल प्रोडक्ट, the maximum level of output that can be produced by a given amount of inputs। तो हमारे पास आउटपुट का मैक्सिमम लेवल क्या हो सकता है जब हमारे पास एक गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट हो। मतलब एक कंपनी है, वो कहती है कि मुझे मिसाल के तौर पर 1 लाख इन्वेस्ट करना है, तो मैं मैक्सिमम मुझे आउटपुट कितनी मिल सकती है। एक कंपनी वो कहती है कि मैं 10 लाख इन्वेस्ट करती हूँ, तो मुझे मैक्सिमम आउटपुट कितनी मिल सकती है। एक ने कहा कि मैं 1 करोड़ इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो उसको मैक्सिमम आउटपुट कितनी मिल सकती है। तो हमें टोटल आउटपुट को इवैल्यूएट करना आना चाहिए और वो हमारा यही मकसद होता है ताकि हम बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकें। इसके बाद पॉइंट 2 है एवरेज प्रोडक्ट। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कुछ एवरेज की बातें हो रही थी, आपको Q ओवर L नजर आया था, ठीक है, तो कुछ वैसी ही बातें यहाँ पर भी हो रही है। एवरेज प्रोडक्ट, a measure of the output produced per unit of input। इनपुट क्या था, लेबर